हाँ जी, सभी को नमस्कार। जैसे अब ये समझ में आ गया कि जितने भी हमारी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम किधर से आ रही है। सबकी समझ अपनी अपनी है, सबकी सोच अपनी अपनी है ना। सब अलग अलग, आदमी सब्जेक्टिव होता है। ये सारी सोच किधर से आ रही है? ये सारी सोच जिंदा रहने के धरातल से आ रही है, क्योंकि उस दुनिया में हम सब अलग अलग हैं, इसमें कोई शंका नहीं। और उस दुनिया में हम कोई एक होने की जगह ढूंढें, ये संभव भी नहीं। जो एक है ही, जहां हम चाह के भी कुछ नहीं बदल सकते हैं, वो दुनिया अभी हमारे हाथ पूरी तरह से नहीं लगी। जैसे कह रहे हैं कि हाँ सभी सुखी होना चाहते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यदि सभी सुखी होना चाहते हैं तो सभी सुखी होने का नियम कोई एक होगा कि अलग अलग होगा? फिर वो कोई एक ही चीज होगी। तो ऐसा हम चीजों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिंदा रहने के धरातल पर हमारी जीवन शैलियां अलग अलग ही होंगी। हमारे कपड़े भौगोलिक स्थितियों और ठंडी गर्मी सर्दी के हिसाब से ही होंगे। हमारे चेहरे, हमारे शरीर, आयु, रंग रंग अलग अलग ही होगा। लेकिन इसके मूल में जो जीने की चाहना है, वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे वो एक ही होगी। सभी विश्वास के साथ ही जीना चाहते हैं, सभी सम्मान के साथ ही जीना चाहते हैं, सभी भय मुक्त होकर ही जीना चाहते हैं, सभी अभाव से मुक्त होकर ही जीना चाहते हैं, सभी संबंध में तृप्ति ही चाहते हैं, सभी भाव और विचार की स्थिरता ही चाहते हैं। यहाँ कुछ भी अंतर नहीं है, ना मेल का ना फीमेल का। इवन यदि जेंडर इशू को हम ठीक से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, इससे कम लेवल में वो हैंडल भी नहीं होता है, क्योंकि वहां कोई जेंडर ही नहीं। बेसिकली जेंडर किस में है? जेंडर शरीर में है। वो जो मैं नाम की एंटिटी है उसमें जेंडर नहीं है। कैसे पता? महिला पहले समझेगी कि पुरुष पहले समझेगा? अब कुछ नहीं बोल सकते। महिलाएं ज्यादा सम्मान चाहती हैं कि पुरुष? सभी चाहते हैं। तो इसमें कोई अंतर, यहाँ महिला पुरुष में जो जीने की आवश्यकता है, ये स्त्री पुरुष में समान है, क्योंकि वो बेसिकली स्त्री पुरुष है ही नहीं। तो मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, इसको ठीक से आगे समझेंगे, अभी तो शुरुआत है। तो ये सारी इश्यूज जिनमें हम कन्फ्लिक्ट के साथ बहुत जूझ रहे हैं, ये वहां जाके हैंडल हो रहे हैं, और उसकी हमारी बहुत पकड़ नहीं है, इसलिए सारे प्रॉब्लम हमको दिखाई देते हैं। चलिए, ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो एक तो हमको समझ में आया कि धरती के सभी मानव की मूल कामना, मूल चाहना सुख है। आदमी जो कुछ भी करता है, अच्छा या बुरा, वो किसी सुख की तलाश में करता है। ये क्लैरिटी हमारी बनती है तो हम आपस में कनेक्ट कर पाते हैं कि क्या हो रहा है। और काफी अच्छे निष्कर्ष सुबह आए हैं हमारे आज। ये बहुत बहुत कुछ खोलता है, एक लाइन मात्र बहुत कुछ खोलती है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ किसी सुख की तलाश में करता हूँ। तो फिर ये समझ में आता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ किसी दूसरे के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। मुझको ये करना अच्छा लगता है। हमने बहुत सारी चर्चा की है ना, माँ बाप बच्चों के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? मत करो। लेकिन वो नहीं करोगे तो आपको खराब लगेगा, और वो करके आपको अच्छा लगता है। नहीं करोगे तो खराब लगेगा, करते हो तो अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। तो बेसिकली हम रोड चलते बच्चे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जहां भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिसको मैं करूं और उससे मेरे को कोई सुख ना मिले। तो बहुत आराम की जगह में आ जाता हूं कि अब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझको अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूं। तो ये अहंकार, अनावश्यक अहंकार, इसका शमन होता है। बल्कि जो जितने सार्थक और बड़े कैनवस पे काम करता है, वो उसके भीतर से वो ग्रेटिट्यूड और वो धन्यवाद ज्ञापन निकलता है कि मुझको ये अवसर मिला मेरी जिंदगी की ग्रोथ के लिए, और मेरे लिए इतना सारा तंत्र या इतना बड़ा सिस्टम या इतना सारा समूह मिलके मेरे को सहयोग देता है, और ये सब कुछ। तो वो अहंकार ग्रेटिट्यूड में बदलता हुआ दिखाई देता है। हम कनेक्ट कर पाए कि बेसिकली अहंकार से मुक्ति मिलती है तो अति अपेक्षा से मुक्ति मिलती है। जब मेरे को लगता है कि मैंने लोगों के लिए बहुत किया है, तो मेरे को अति अपेक्षा भी होती है कि वो भी मेरे को मेरे मेरे किए हुए को रिकग्नाइज करें, वगैरह वगैरह। और फाइनली यदि मुझको लगता है कि सामने वाला जो कुछ भी कर रहा है वो डायरेक्टली मेरे को दुखी करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन या तो उसको सुख की समझ नहीं है या उसके ऊपर कोई दबाव है, तो जब तक कोई मेरे व्यक्तित्व पे हमला नहीं करे तब तक मैं उतनी प्रतिक्रिया में नहीं आता हूं।
मेरी ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया भी है जब कोई मेरे अस्तित्व पे खतरा खड़ा करता है, तब मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा प्रतिक्रिया में आता हूँ। तो इन तमाम चीजों को देखते हैं और मेरे को लगता है कि एक बहुत साफ सुथरी सी बात यह है कि मेरा सुख का विस्तार कहाँ तक है, जहां तक मेरे अपनेपन का विस्तार है, जिसको मैं अपना मानता हूं। और यदि मेरे को ये समझ में आता है, देखो संविधान में भी लिखा है, मानव की भी चाहना है, मानव मानव में समानता का शुरुआत कहाँ से है? मानव मानव में समानता की अपेक्षा है, स्त्री पुरुष में समानता की अपेक्षा है, लेकिन समानता का आधार क्या है? वो ना संविधान में लिखा है, ना हमारी बुक्स में लिखा है। इसलिए तमाम सब कुछ होते हुए स्त्री पुरुष की समानता की हालत घरों में कैसी है और मानव मानव में समानता की हालत विश्व में कैसी है? क्योंकि हमारी अपेक्षा है। अपेक्षा कहाँ से पैदा हो जाती है? जब कोई मेरे को अपने समान नहीं मानता है तो मैं घायल होता हूँ, अपमानित होता हूँ। अपेक्षा यहाँ से पैदा होती है। तो अपेक्षाओं का पैदा होना नेचुरल है, क्योंकि जब मेरे को समान नहीं गिना जाता है तो मैं इंसल्टेड फील करता हूं। लेकिन समानता का आधार क्या है, ये मेरे को बाई एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो मेरे पास आधार नहीं है। चाहता तो हूं, तो क्या हो गया? चाहत अलग बात है, उसको जीने की योग्यता दूसरी बात है। मेरी चाहत है, योग्यता नहीं है। चाहत की जगह में तो वसुधैव कुटुंबकम है, योग्यता की जगह में तो घर नहीं चल रहा है। कौन घर में एक रिश्ता बता दो जो गिला शिकवा शिकायत से ताउम्र मुक्त रहता हो? हम सब ठीक ठाक लोगों में से यहाँ हैं। तो बात करते समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर और जीते समय यही प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन है। वर्तमान शिक्षा का यदि एक बड़ा दोष या बड़ा अधूरापन हम कहें तो व्यक्तित्व और प्रतिभा का असंतुलन है। प्रतिभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और जीने पे जो पकड़ है, स्वयं के प्रति विश्वास की पकड़, संबंध की पकड़, वो जो जीने पे जो पकड़ है वो नहीं दिखाई देती। तो ये जो प्रतिभा और व्यक्तित्व में असंतुलन है, मेरे को लगता है कि मैं सारे संसार को समझता हूँ, लेकिन जब जीने जाता हूँ तो अकेला पड़ता हूँ, है ना। ये जो दोनों, तो व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन हो, मैं एग्जिस्टेंस को समझता हूँ और जैसा मैं समझता हूँ वैसा मैं जी पाता हूँ। इसकी आपस में सामंजस्य चाहिए। जब हम ये कह रहे हैं कि धरती के सभी मानव की मूल चाहत एक है, तो फिर मेरे को कैसा दिखाई देता है? फिर किसी भी देश का नागरिक हो, गोरा हो, काला हो, 5 फुटा हो, 6 फुटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म और जाति का हो, उसको देख के मेरे को दिखाई देता है ये मानव है, मेरे ही जैसा है, मैं भी किसी सुख की तलाश में हूँ, ये भी किसी सुख की तलाश में है। जिस नियम से मैं सुखी होता हूँ, ये भी उसी नियम से सुखी होता है। क्या कॉन्फिडेंस है आपसे बात करने का? कॉन्फिडेंस ये है कि मैं आपके सुखी होने के नियम को जानता हूँ। दूसरे दिन क्या होने वाला है, 30 दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा, 5वें दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा। कोई भी ऑडियंस ले आओ, पूरे वर्ल्ड से ले आओ, उसको हिंदी भर आती है, करने लायक काम तो है। पूरे कंटेंट को पहले क्या हम सुन लेंगे ना, तो हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। और अब तो चला, अपेक्षा तो चली ही गई है। तो बात ये आई कि अब ये समझ में आया कि नहीं, ये तो सारे ये मानव मेरे ही जैसे हैं, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। ये धर्म और जातियों के अंतर भी इसमें विलय हो गए, देश और काल के भी अंतर, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है वो कैसा होता है, सार्वकालिक होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए, सार्वकालिक मतलब हर काल में, सार्वदेशिक मतलब हर स्थान पे, हर स्थान, देश और सभी मानव के लिए जो हमेशा एक समान काम करे, उसका नाम नियम है। और मानव के उस नियम को पहचान के हम सभी के कार्य, तो हमारी शक्लें और ये सब तो भौगोलिक हैं, ये सब अलग अलग हो ही सकते हैं, मूल आदमी वही है। त्यागराज स्टेडियम में जब इवेंट हुआ था, तो वो जो हमारा कैमरामैन था, उसकी शेयरिंग मैं कभी कभी इस बात पे शेयर करता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग शेयरिंग उसकी रही। तो हमने 3-3 दिन के 6 स्पेल किए थे। जो लोग उसमें, कितने लोग यहाँ हैं जो त्यागराज के समय थे, है ना, कुछ लोग हैं। तो हाँ, सरदार जी थे वो। तो जब 5 स्पेल पूरे हो गए, 4 स्पेल पूरे हो गए, तो 5वें में वो बोलता है, लास्ट में फीडबैक सेशन करते थे, तो लास्ट में बोलता है सर इस बार मेरा भी फीडबैक होगा। यार तुम बोल रहे हो तो क्यों नहीं होगा। तो उसने भी अपना फीडबैक सेशन दिया। तो फीडबैक में उसने कहा कि क्या है सर, दिल्ली की सड़कों पे ना ट्रैफिक बहुत है, तो यह आदमी का सर कार के अंदर होता है, एसी कार के अंदर, या हेलमेट के अंदर होता है। अब मैं सरदार हूं,
मैं पगड़ी लगाता हूँ तो लोगों को लगता है हॉर्न सुनाई नहीं देता है, अब मेरे को तो सुनता है। तो मेरा हफ्ते में एक झगड़ा पक्का है, और मारपीट हो जाए तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। फिर मैं घर जाता हूँ, मेरा कैमरे का काम रात बेरात सब काम चलता है। घर जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ, पत्नी बोलती है प्याज ले आओ। तो मेरे को लगता है जिंदगी नर्क हो गई है। एक तरफ सड़क पे झगड़ा करके आता हूँ, फिर बीवी अंदर में घर में घुसने दे देती है, प्याज ले आओ, आलू ले आओ, है, और तीसरे माले पे घर है। तो बोले सर ये शिविर करके ना जिंदगी बन गई है। कैसे बन गई? बोले सर अब कोई पीछे से हॉर्न मारता है ना, मैं समझ जाता हूँ ये सुखी होना चाहता है। फिर उसने शिविर में सुन लिया, एक लड़की अपना घर छोड़ के, किसी दिन लड़का ये कोशिश करे कि वो इमेजिन करे कि वो अपना घर छोड़ के ससुराल में जाके रहेगा और उस घर में अपने सम्मान को बनाए रखते हुए उस घर के साथ में एडजस्ट होना क्या होता है, ये कभी हमने फील ही नहीं किया है। तो एक लड़की अपना हमारे लिए सब कुछ छोड़ के हमारे लिए हमारे घर में आ जाती है, और शायद हम उसके आने के बाद हम भूल ही जाते हैं अब कहाँ जाएगी। और जिसकी मुझको तलाश होती है मैं उसके लिए निकल जाता हूँ, फिर मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस और मेरी सफलता और मेरा पैसा और वो, तो मैं कभी कभी भूल ही जाता हूँ कि उसको मेरी कितनी जरूरत है और कैसे उसके। बोले ये सब सुनने से ना मेरा बड़ा भाव जग गया पत्नी के लिए। तो बोले अब क्या किया? बोले घर जाते ही दरवाजा जैसे उसने खोला, प्याज लाना है? बोली अंदर आ जाओ, प्याज में ले आऊंगी। बोली मैं क्या सोचा कि मेरा घर 3 माले से हुआ है, वो तो उतर के बेचारी जाएगी, मैं तो 3 छलांग मारूंगा, एक्टिवा उठाऊंगा, प्याज ला दूंगा। वो 3 महीने उतरेगी, 3 माला उतरेगी, पैदल जाएगी, है ना। और मैं तो दिन भर बाहर घूमता हूँ, वो दिन भर घर में रहती है, मैं घर आता हूँ तो वो कहती बाहर चलो। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि उसका बाहर चलने को बोलना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं तो बाहर घूम घूम के थके रहता हूँ, उसको तो बाहर जाने की इच्छा होती है, तो अब मैं उसकी इच्छा का सम्मान कर पाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? पत्नी भी वही है। देखो अब ये समझने की बात है कि स्वीकृति बराबर सुख। जिस प्याज लाने को पहले अस्वीकृति थी, अभी अपनी ही स्वीकृति बदल गई तो प्याज लाना दुर्घटना नहीं रहा। वो हॉर्न सुन के जो इरिटेशन होता था, अब उसकी समझ बन गई, तब उसी हॉर्न से अब इरिटेशन नहीं हो रहा है। तो अस्वीकृति है तो इरिटेशन है, स्वीकृति है तो अब जिंदगी में उस तरह का इरिटेशन नहीं है। तो मेरे को लगता है कि हमारी जिंदगी का मैक्सिमम गेम इस बात पे है कि मैं कितने समय स्वीकार भाव में रहता हूं और कितने समय में अस्वीकार भाव में चला जाता हूं, है ना। तो अब मेरे को लगता है कि आप अपनी अपनी जिंदगी को ध्यान दे के देखें। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल आपको मेरी जिंदगी का शेयर किया कि मैं अपनी जिंदगी के बहुत उठापटक के दौर से गुजर रहा था। कोई एक व्यक्ति मेरी जिंदगी में आया, उसने कहा कि ये तुम्हारा 3 साल का पीरियड ट्रेनिंग पीरियड है, और ट्रेनिंग पीरियड में कमांडो के साथ सारी तरह की ट्रेनिंग होती है, तो तुम परेशान नहीं होना, और ये 3 साल बाद चीजें अपनी तरह से बदल जाएंगी। उसके बाद परिस्थितियां नहीं बदली, 3 साल वैसे ही चला, लेकिन मेरा घटनाओं को देखने का परसेप्शन बदल गया। अब क्या हुआ? अब कुछ भी हो रहा है, ट्रेनिंग है, तो घटनाएं नहीं बदली, क्या बदल गया? घटनाओं को देखने का नजरिया बदल गया। तो इसका मतलब है घटनाएं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, मेरे नजरिया मेरे सुख दुख का कारण है। नजरिए का मतलब स्वीकृति अस्वीकृति ही मेरे सुख दुख का कारण है। नजरिए का मतलब, स्वीकृति का मतलब चेतना की स्थिति ही मेरे सुख दुख का कारण है। तो अपनी जिंदगी में उन तमाम घटनाओं को याद करिए। जैसे आप ही जो लोग अस्वीकृति के साथ आए थे, अब 3 दिन बाद अब आपको लगता है कि नहीं जगह भी ठीक है, तो जो अस्वीकृति थी अब वो स्वीकृति में बदल गई। तो एक तो हमने देखा कि किसी घटना के बारे हमारी कंडीशनिंग थी, और जब हमने घटना में घुस के देखा तो पता चला कि वैसा नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। किसी व्यक्ति के बारे में मैंने सुना था कि ये बहुत खराब आदमी है, तो मैंने उसके बारे में एक तरह का नजरिया बना लिया, लेकिन जब मैंने उसके साथ जी के देखा तो वैसा नहीं निकला जैसा उसके बारे में लोगों ने बताया था। ऐसा भी कई बार होता है। दूसरा, घटना वैसे ही चल रही है, मेरा नजरिया बदल गया तो मेरे को उस घटना का प्रभाव ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये पूरा खेल अपनी जिंदगी में स्वीकृति और अस्वीकृतियों का खेल है। तो मैं मेरी जिंदगी में अस्वीकृतियों को स्वीकृतियों में कैसे बदलूंगा, इसका नाम जिंदगी है। तो मैं आपसे अब कुछ सुनना चाहता हूं। कितने लोगों को लगता है, एक बार रुकिए,
कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं मेरी जिंदगी से लाइव ऐसी घटनाएं रिकॉल कर पा रहा हूं जहां मेरी स्वीकृति बदलने से मेरी दुनिया बदली। इसलिए अपने पड़ोस में शेयर करें, क्या आपकी स्वीकृति बदली? कुछ चीजों को बाहर में ले लेंगे, आपस में शेयर करें। घटना एज इट इज रही, मेरी स्वीकृति भर बदलने से मेरी दुनिया बदल गई। एग्जाम्पल कौन शेयर करेगा? हाँ जी, पीछे एक माइक दीजिए। घटना में कुछ नहीं बदला, लेकिन मेरी स्वीकृति बदलने से मेरी दुनिया बदल गई। बहुत बढ़िया। हाँ जी जी। एक शेयरिंग अभी की है रिसेंटली, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं अभी। मेरी पहले ये थी कि मेरे को किसी और चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, लेकिन मेरे में एक चेंज आया कंसर्न पर्सन के बिहेवियर के कारण, कि उनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि मैं उनको किसी भी उसके लिए ना कर ही नहीं सकता। उनका बिहेवियर इतना, हमारे प्रति इतना विश्वास था, तो मेरा भी उनके प्रति इतना विश्वास हो गया कि वो जो कहेंगे उसके प्रति मेरी स्वीकृति है। अब इस तार को पकड़ो कि ये कब ये अस्वीकृति स्वीकृति में बदलती है। उनके आचरण से। जैसे अब इनके एग्जाम्पल से पकड़ें तो इनकी कोई समझ बनी और वो स्वीकृति बदल गई। आपके एग्जाम्पल को पकड़ें कि सामने वाले व्यक्ति के साथ काम करना अच्छा लगता है, फिर वो जो मर्जी काम देते, तो हमारा कोई कनेक्ट बनता है। तो कनेक्ट क्या चीज के लिए बनता है? कोई चीज समझ में आती है तो स्वीकृति बदल जाती है। फाइनली स्वीकृति ही सुख है, और मैं जो भी करना चाहता हूं सुखी होने के लिए करना चाहता हूं। यदि किसी भी काम से मेरा सुख जुड़ जाता है तो वो चीज मेरे को स्वीकार हो जाती है। यदि उससे मेरा सुख नहीं जुड़ता है तो मेरे को स्वीकार नहीं हो रही है। तो हमारी जिंदगी में यदि, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसका मतलब है कि यदि अब कितनी तरह के काम हो सकते हैं दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, बहुत सारे काम हो सकते हैं। यदि मेरे को ये स्वीकार हो जाए कि दिल्ली एजुकेशन का फाइनल फ्रूट क्या आने वाला है, फाइनल फ्रूट के रूप में एक 12वीं क्लास का बच्चा का मतलब है कितना? 18 साल। 18 साल का बच्चा, तो एक कैसा 18 साल का बच्चा मिलके हम सब पैदा करने वाले। एक बच्चा वो है जो माँ ने पैदा किया था, एक बच्चा वो, देखो माँ तो 9 महीने गर्भ में रखती है, हम तो 15 साल अपने गर्भ में रखते हैं। तो शिक्षा वो जगह है जो 15 साल अपने गर्भ में रख के एक जवान बच्चा डिलीवर करता है। वो बच्चा कैसा डिलीवर होगा, यदि वो सपने को मैं मेरे भीतर संभाल लूंगा, फिर मेरे को चाहे रजिस्टर मेंटेन करना है, सपना मेरे को वही दिख रहा है। तो सबका सपना एक है कि 18 साल का बच्चा, 18 साल का शानदार बच्चा डिलीवर करना है। और 18 साल के शानदार बच्चे को डिलीवर करने के लिए कोई रोल मेरे पास है, शायद कोई रोल आपके पास है, लेकिन हम सब कर एक ही काम रहे कि हम उस 18 साल के बच्चे को डिलीवर करेंगे। वो सपना, मैंने कहा था ना, वो फ्रूट हमारे भीतर स्थिर हो जाए, और वो फ्रूट 18 साल के बच्चे में नहीं आएगा, वो फ्रूट मेरे भीतर लगेगा। वो मेरे भीतर जो फ्रूट है वो उस 18 साल के बच्चे में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब है कि यदि कोई रिजल्ट मैं आपके लिए प्रोड्यूस करता हूं तो वो रिजल्ट पहले मेरे पास आता है, वो फ्रूट मेरे भीतर लगता है, वो फ्रूट फिर आपके लिए ट्रांसप्लांट होता है। तो इसका मतलब है कि मेरी जर्नी कुल मिला के मैं काम कुछ भी करूं, है ना। जैसे मान लो ये संस्थान चलता है तो सबने अलग अलग भूमिका ले रखी है ना। भाई 24 घंटे केवल व्यवस्था वाला पार्ट को देखता है, वो तो ये शिविर नहीं ले रहा है। हमारे और भी बहुत सारे ऐसे मित्र जो और बहुत सारा काम कर रहे हैं, कोई कंटेंट राइटिंग पे काम करता है, कोई अलग अलग भूमिका है, लेकिन सबको एक पता है मैं कुछ भी करूं इससे मेरे भीतर मेरी चेतना का विकास होता है। तो यदि मेरे को मेरे काम का पेमेंट मिलता है, पेमेंट तो हम लेता है, कोई भी व्यक्ति बिना पेमेंट के काम नहीं करता है। पेमेंट स्थूल है, सैलरी का पेमेंट शरीर के लिए पेमेंट है, लेकिन ये जो चेतना में इवोल्यूशन है, जो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य है। ये लक्ष्य पूरा हो सके तो हर काम सफल है। ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हमने मानव का मशीनीकरण किया, हमने मानव का राक्षसीकरण किया। फिर रोल महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। फिर आप मेरे से मैथमेटिक्स पढ़वा लो, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते भी जिंदगी पढ़ा दूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते भी जिंदगी पढ़ा दूंगा, है ना, मैं स्पोर्ट्स कराते कराते भी जिंदगी पढ़ा दूंगा। फिर वो जिंदगी जब जीने का स्वरूप सबके लिए, भाव और विचार की स्थिति सबके लिए कॉमन है, वो भाव और विचार वाला केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता है, फिजिक्स भी पढ़ा सकता है, मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकता है, स्पोर्ट्स भी करा सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, वो मैनेजमेंट भी कर सकता है। तो मैं सब्जेक्ट के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट ले सकता हूँ, लेकिन जो भाव और विचार है वो तो सबके लिए कॉमन है ना। जीने का स्वरूप तो सबके लिए कॉमन है।
यहाँ आके इस कैनवस पे हम सब एक हो जाते हैं और वहां आके हमारी स्वीकृतियां, हमारे सारे काम आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, हम मिलके किसी एक ही धारा के साथी हो जाते हैं। तो फिर वो डिस्कनेक्ट भी नहीं होगा, फिर वो काम भी अलग अलग जैसे नहीं लगेंगे, फिर बल्कि काम हम पे हावी नहीं पड़ेगा, हम काम पे भारी पड़ते हैं, क्योंकि जब मन से किसी काम को करते हैं तो आउटपुट बहुत बढ़ जाता है। बढ़िया, थैंक यू। और कोई शेयरिंग? मुझे इसमें एक डाउट आ रहा है। हाँ, जैसे मैं पहले इंडियन पुलिस सर्विस में था, मतलब मेरी जब शुरू में रैंक आई थी तो मुझे पुलिस सर्विस मिली थी, बट मुझे कहीं ना कहीं उसमें स्वीकृति नहीं थी। बिल्कुल। फिर मैंने फिर तैयारी करी और मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा आईएएस में हुआ। सो अगर मैं उसी समय पुलिस सर्विस के प्रति मतलब मेरी स्वीकृति हो जाती तो क्या पता मैं फिर से एग्ज़ाम नहीं देता और मैं आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक, या मतलब आगे नहीं बढ़ पाता बोलिए, या फिर इधर नहीं आ पाता। इधर नहीं आ पाता। ये भी मुझे जानना है कि क्या हम किसी चीज को स्वीकार कर लें तो क्या हम एक अकर्मणता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा एंगल है। और ये कार्ल मार्क्स ने इसको तो अपने शब्दों में कहा है कि धर्म अफीम की गोली, वो आदमी को अकर्मण्य बनाती है ऐसा, और वो गलत नहीं कह रहा है। काफी हद तक ये उसका रिफ्लेक्शन उधर जाएगा, तो उसको हैंडल करेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि लोग किसी को पकड़ के मरने के लिए तैयार कर देते हैं, हम तो जीने के लिए तैयार करते हैं। उसकी ताकत क्या होगी जो किसी को मरने के लिए तैयार कर देता है? तो आदमी की ताकत बहुत है। तो ये विचार की ताकत कोई सबसे बड़ी ताकत है, और शायद यही शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत है। देखो, इतिहास गवाह है, हमने धर्म का शासन देख लिया, हमने राजनीति का शासन भी देख लिया। जिस दिन शिक्षा ने काम करना शुरू किया, आवश्यकता इस बात की है कि सही अर्थों में धर्म और राजनीति, क्योंकि शिक्षा वो जगह है जो आदमी को विजन देता है। इसको समझते हैं, सारे डाउट बहुत जेन्युइन है, इस पे समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं इस बात को आगे बढ़ा देता हूं। देखो, अब ये समझ में आ गया, यदि स्वीकृति बराबर सुख है तो एक बात तो ये समझ में आ गया, और मैं सुख की निरंतरता चाहता हूं तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैथमेटिक्स ऐसा कहता है। यदि स्वीकृति बराबर सुख है, ये क्षण क्षण का हिसाब है। जिस क्षण स्वीकृति उस क्षण सुख, और जिस क्षण अस्वीकृति उस क्षण दुख। जितनी गहरी, अभी जब अपनी जिंदगी में देख ली, किसके प्रति हमारी गहरी स्वीकृति है? हमारे बच्चे कुछ भी कर दें कम ज्यादा, हम उनको छोड़ नहीं देते हैं, हमारे पति को छोड़ नहीं देते हैं, है ना। दूसरा उतनी बड़ी गलती कर दे, जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। इसका मतलब जिन लोगों के प्रति हमारी स्वीकृतियां बहुत गहरी हैं, उनकी बड़ी गलतियों को भी हम पचा लेते हैं। अदरवाइज आदमी थोड़ी सी भी गलती कर दे, हम बिल्कुल डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो इससे समझ में आया कि कितनी गहरी स्वीकृति, कितनी लंबी स्वीकृति, ये सब हमको अपने में फील होता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन हमको फील तो होता है। अब हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सुख की निरंतरता हो जाए, और यदि सुख स्वीकृति के साथ में जुड़ा हुआ है तो स्वीकृति की निरंतरता हो जाए, इससे कम में नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स ऐसा कहता है। अब ये भी समझ में आता है, अभी तक हमारी स्वीकृतियां किसके लिए थी? इंद्रियों के लिए, इंद्रियों से सुख पाने के लिए। हमारी स्वीकृतियां किसके लिए थी? रूप, बल, धन, पद से सम्मान पाने के लिए। अब देखिए, यदि स्वीकृति ही उन चीजों के लिए है जो स्वयं में परिवर्तनशील है, तो हमारी स्वीकृतियां भी कैसी होंगी? परिवर्तनशील होंगी। अब मैं तो 50 का हो गया हूं, बाल सफेद हो गए, मैं तो नहीं चाहता ये सफेद हो, काले रहें, लेकिन ये तो सफेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी। मेरी स्वीकृति है कि चेहरे पे झुर्री मत आए, ये संभव नहीं है, तो मेरा दुखी होना निश्चित है। तो यदि परिवर्तनशील चीजों के साथ में मैं स्थायित्व चाहता हूं, ये मेरा इल्यूजन है, ये मेरा भ्रम है, इसमें गुजारा नहीं चलेगा। तो अभी तक हमारी स्वीकृतियां किन चीजों के लिए है? परिवर्तनशील चीजों के लिए। मेरी सारी स्वीकृतियां जिंदा रहने के धरातल पर परिवर्तनशील चीजों के लिए है। इसलिए मेरी स्वीकृतियां जब परिवर्तनशील चीजों के लिए हैं, तो मेरा भाव भी, जैसे अभी हमारा बच्चे के प्रति भाव, पति के प्रति, भाई के प्रति, दोस्त के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, हमारे सारे भाव, कोई भाव ऐसा है जो स्थिर हो, एक समान रहता हो? बिल्कुल
कोई भाव हमारा स्थिर नहीं है, क्योंकि बेसिकली हमारा भाव भी संवेदनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। संवेदनाएं परिवर्तनशील हैं, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। जबकि हम भाव की निरंतरता चाहते हैं, किसी भी संबंध में विश्वास की निरंतरता, संबंध की निरंतरता देखना चाहते हैं। और चूंकि भाव संवेदना के साथ में जुड़ा हुआ है ना, वो मेरे अनुकूल पड़ता है तो मेरा भाव बड़ा प्यार आता है, और मेरे अनुकूलता में शामिल नहीं होता है तो मेरे को लगता है मेरे काम का नहीं है, मेरा विरोध करता है। मेरी कंडीशनिंग के साथ शामिल नहीं हो जाता है तो फिर मेरे को लगता है मेरा विरोध करता है। तो ये समझ में आया, मेरी सारी स्वीकृतियां परिवर्तनशील चीजों के साथ हैं, इसलिए मेरा स्वीकृति भी परिवर्तनशील है, इसलिए मेरा सुख भी परिवर्तनशील है, इसलिए सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है। अब क्या करें, इसको शिफ्ट कर दें। यदि स्वीकृतियां निरंतर वास्तविकताओं के साथ में हो जाएं, यदि स्वीकृतियां निरंतर वास्तविकताओं के साथ हो जाएं, निरंतर वास्तविकता का मतलब है कि नियम की निरंतरता है ना। ये जिसको हम कह रहे हैं कि शरीर चलाने वाली रियलिटी, जिसको हम आत्मा के नाम से पहचानते थे, ये आत्मा भी अपने आप में निरंतर है, ये नियम भी अपने आप में निरंतर है, और कुछ चीजें हैं जो अपने आप में निरंतर हैं। यदि मेरी स्वीकृति में मैं निरंतर चीजों को पहचान लेता हूं तो मेरी स्वीकृति भी निरंतर हो जाएगी, तो मेरा सुख भी निरंतर हो जाएगा। यहां तक पहुंचा कि अभी हमारी स्वीकृति परिवर्तनशील चीजों के साथ है, अभी हमारी स्वीकृति परिवर्तनशील चीजों के साथ है। हमारी स्वीकृति में यदि नियम के प्रति स्वीकृति हो जाएगी, नियम अपने में निरंतर होता है, इसलिए स्वीकृति भी निरंतर हो जाएगी। कैसे? एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कहा। आपने कहा कितने प्रश्न होते हैं, आपने कहा अनंत होते हैं, हमने कहा 2 ही प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब ये निश्चित हो गया, अब ये नहीं बदलता है। क्यों जीना है? हमको लगता है सबके लिए अलग अलग है। कोई कुछ भी करे, है ना, सुखी होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर तलाश तो सुख की है, इसमें हम सब एक हैं, ये नहीं बदलता है। फिर बोले सुख भी अलग अलग होता है, नहीं, सुख भी अलग अलग नहीं होता है, वो भी किसी नियम के साथ चलता है। तो धीरे धीरे हम जीने के स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जीने के स्वरूप की जगह में जाएंगे तो नियम सार्वभौमिक होता है, सार्वकालिक होता है, सार्वदेशिक होता है। इसका मतलब है यदि मैं नियम को पहचान पाया, नियम अपने आप में निरंतर होता है, इसलिए नियम के प्रति स्वीकृति भी निरंतर होता है, इसलिए मेरा सुख भी निरंतर होता है। अब देखिए, अब ये समझ में आया। अब पहले इसको हैंडल करते हैं कि स्वीकृति किसके लिए, स्वीकृति किसके लिए? अव्यवस्था के लिए स्वीकृति होगा कि व्यवस्था के लिए स्वीकृति होगा? व्यवस्था के लिए स्वीकृति। यदि हम व्यवस्था के लिए स्वीकृति की बात कर रहे हैं तो क्या स्वीकृति हो? मेरा शरीर व्यवस्थित रहे, इसका मतलब स्वस्थ रहे। मेरा मन व्यवस्थित रहे, इसका मतलब मैं हमेशा सॉल्यूशन के साथ हूं। मन के स्वस्थ रहने का एक ही मतलब है, मेरे भाव और विचार की स्टेबिलिटी हो गई। मेरा परिवार व्यवस्थित रहे, इसका मतलब शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो। मेरा समाज व्यवस्थित रहे, इसका मतलब भय मुक्त समाज हो जाए। और ये प्रकृति व्यवस्थित रहे, इसका मतलब प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। ठीक हो गया? तो मानव में समाधान, परिवार में समाधान और समृद्धि, समाज में सभी परिवारों में समाधान, समृद्धि और समाज का भय से मुक्त होना, और प्रकृति में संतुलन होना, इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। तो धरती के सभी मानव की स्वीकृति इसी अर्थ में है, वो आपके पैदा होने के पहले से ऐसा ही है। ये बाय नेचर है, बाय डिफॉल्ट है। तो मानव की स्वीकृति व्यवस्था के लिए है, स्वस्थ शरीर के लिए स्वीकृति है, स्वस्थ मन के लिए स्वीकृति है, स्वस्थ परिवार, व्यवस्थित परिवार के लिए स्वीकृति है, व्यवस्थित समाज के लिए स्वीकृति है। तो समस्या के लिए स्वीकृति है कि समाधान के लिए स्वीकृति है? समाधान के लिए स्वीकृति। ठीक है, अब सिचुएशनल बात कर लेते हैं।
तो किसी भी सिचुएशन में, जैसे हमने पहले भी कहा, हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अब पता चला कि समस्याओं से हम कभी भी दुखी नहीं होते हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। अब मैं देखता हूं कि सामने वाला बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, और धीरे से पता चलता है कि ये पढ़ना अपने आप में निरर्थक काम है। क्यों पढ़ना है? किसी भी बच्चे से पूछो और अपने आप से भी पूछो, क्यों पढ़ना है भाई? तो पता चलता है नौकरी के लिए। इसका मतलब पढ़ना लिखना मानव के लिए आवश्यक काम है, या समझना जीना मानव के लिए आवश्यक काम है? तो मानव का मूल काम, इसलिए दो बढ़िया सूत्र हैं। कल मानव के पास दो वरदान हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। ध्यान में आ गया? कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, अनुभव का मतलब टू सी द रियलिटी एज इट इज इन द एग्जिस्टेंस। कोई भी वास्तविकता अस्तित्व में जैसी है उसको वैसा रियलाइज कर पाना, इसका नाम अनुभव है। उसका प्रमाण क्या होगा? उसका प्रमाण यह है कि मैं स्वानुशासित हो जाता हूं। मेरे भाव और विचार में हमेशा मैं सॉल्यूशन के साथ होता हूं, और मैं हमेशा पीस के साथ होता हूं, और मेरी स्टेबिलिटी को फिर कोई हिला नहीं सकता, कोई बाहर की चीज मेरे को प्रभावित नहीं करती है। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ बना रहता हूं। तो कल्पनाशीलता की तलाश किस बात की है? कल्पनाशीलता में समझने की ताकत है, यह अस्तित्व समझने के लिए प्रस्ताव है। कल्पनाशीलता के द्वारा इस वास्तविकता में रियलिटी को समझ पाना, यही मानव की महिमा है। जिन्होंने जड़ संसार में इस महिमा को पहचाना उनको हम वैज्ञानिक कह रहे हैं, जिन्होंने चैतन्य संसार में इस महिमा को पहचाना उनको हम महापुरुष कह रहे हैं। उन्होंने अनुसंधान किया, जो उन्होंने अनुसंधान किया उसको हम रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च पूर्वक हम उस अनुसंधान को अपने में डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसंधान और शोध, ये दो शब्द हैं। अनुसंधान का क्या मतलब है? जब कोई सच्चाई पहली बार मानव जाति को उपलब्ध होती है, इसका नाम अनुसंधान है। उस अनुसंधान को बाकी लोग शोध करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, और उसको डाइजेस्ट करते हैं, और उसको अपनी जिंदगी में उसकी उपयोगिता के साथ। हमने साइंस के बहुत सारे फंडामेंटल्स को समझा, और हमने इतनी सारी इंजीनियरिंग के द्वारा तमाम सुविधा को क्रिएट कर लिया। वैसे ही अब हम चैतन्य संसार के नियम को समझ रहे हैं, और अपनी जिंदगी में भाव और विचार की दुनिया को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है। इसका मतलब जब तक मैं स्वानुशासित नहीं हो जाता हूं, तब तक मेरे को अपने खुद के प्रति भरोसा नहीं होता है कि मैं ठीक ठाक आदमी। स्वानुशासित का मतलब भाव और विचार की स्थिरता, जिसके पास सारे सॉल्यूशन है। किसी भी एरिया में जाएंगे सॉल्यूशन है, उसको धीरे धीरे हम सामने लाएंगे। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य का मतलब सभी समाधानित हो जाएं, सभी परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो, समाज भय से मुक्त हो। जो बेसिक बात कह रहे हैं, सभी मतलब एक समाज स्वस्थ समाज के रूप में रहे, तो सारे हमारे प्रयास, सारा सरकार, सारा एनजीओ, सारा समाज मिलके फाइनली क्या करता है? फाइनली यही कर रहे हैं कि उस देश के लोग बढ़िया शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर रहें, बढ़िया से शांति से रहें, कोई चीज की कमी ना, वस्तु का अभाव हो ना भाव का अभाव हो, हर चीज पूरी हो जाए। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है या अनुभव है। कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। तो मानव में मेरी तृप्ति के लिए जो वर्चूज, जो वरदान मेरे को बाय नेचर हर मानव को मिले ही हैं, मेरे को कैश इन हैंड दिया गया और मैं सदुपयोग नहीं, आपको बजट दिया और आप खर्च नहीं कर रहे हो। तो एग्जिस्टेंस से हमको अनलिमिटेड समझने का पोटेंशियल मिला है, और हम केवल उसको इसमें लगाए हुए हैं कि 4 पैसे आ जाएं और सोफा सेट का साइज बढ़ जाए। असीम ताकत को हमने सीमित वस्तु के लिए लगा रखा है। भौतिक चीजें सीमित वस्तुएं, समझने की ताकत असीम कहां लगा रखा है? केवल सीमित वस्तुओं पे। ये तृप्ति नहीं हो सकती। असीम को सीमित में लगा रखा है, इससे तृप्ति नहीं होगी। असीम को असीम से लगाएंगे तो तृप्ति की जगह है। मैं संपूर्ण को समझना चाहता हूं। हर बच्चा कैसा है? हर बच्चा जन्म से जिज्ञासु है। वो तो नॉन स्टॉप क्वेश्चनिंग करता है। हर बच्चा जो नॉन स्टॉप क्वेश्चनिंग करता है
उसको उत्तर देने वाला एक अनुभव संपन्न व्यक्ति, एक पूरे एग्जिस्टेंस को देखा हुआ व्यक्ति उपलब्ध हो जाए, ये उसकी जरूरत है। यदि आपको ये समझ में आएगा तो प्राइमरी क्लास को पढ़ाना सबसे ऊंची जगह है। फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी पीजीटी हो जाता तो कुछ अच्छा हो जाता, फिर आपके कॉम्पिटेंस में कोई कमी नहीं है। यदि सही अर्थों में देखा जाए सबसे योग्य व्यक्ति प्राइमरी क्लास में आएगा, क्योंकि वहां वो जिंदगी को गढ़ता है। 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक हमको आदमी को गढ़ने के लिए बहुत स्पेस उपलब्ध है। महिलाओं से पूछो क्या करती हो, मैं तो बस घर में हूं, मैं तो कुछ नहीं करती हूं। क्यों आपको ये गर्व नहीं है? हमने बहुत उसको इंग्लिश में नाम दे, होम मेकर। यार तुम इंग्लिश में नाम दे लो कि हिंदी में दे लो, इससे फर्क नहीं। उसको गर्व महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि वो नहीं कर रही है जो उसको करना था। हम पिता को गर्व महसूस नहीं, क्योंकि पिता वो नहीं कर रहा है जो उसको करना था। क्या करना था? इन दोनों को आने वाली पीढ़ियों को गढ़ना था। ये दोनों ही ये हम आने वाली पीढ़ी को जिंदा रहने में सहयोगी हैं कि उसके जीने में सहयोगी हैं? जिंदा रहने में सहयोगी हैं। इसलिए हमारे भीतर भी कुछ मिसिंग सा लगता है कि वो काम मैंने नहीं किया है जो काम मुझको करना था। तो यहां ये हमारी क्लैरिटी बनती है, जो समझने की असीम ताकत मानव को मिली है, उस असीम ताकत जिस काम के लिए मिली है, यदि उस काम के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा, जिंदगी में अतृप्ति बनी रहेगी। यही नेचर का नियम है, ये बाई नेचर है। आदमी की पहचान सैलरी से पहचान है। अभी हमारी आदमी की योग्यता का कोई आकलन नहीं है ज्यादा। सैलरी उसको डिसाइड कर रही है या पद उसको डिसाइड कर रहा है। उस पे बैठ के आपने डिलीवर क्या किया, वो डिलीवरी का कोई अभी आकलन नहीं है। इसलिए आजकल वो आप लोग वो कर रहे हो आउटपुट बेस्ड बजट। क्या कर रहे हो? आउटकम बेस्ड, है ना। बजट खर्च कर दिया, अरे खर्च कर दिया, कहां खर्च किया, उसका निकला क्या, ये तो बताओ। खर्च कर दिया मुद्दा नहीं है, खर्च करके आउटपुट क्या आया ये बताओ। इसका मतलब है आपने क्या पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे ने क्या सीखा ये इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां पहुंच रहे हैं। इसका मतलब आउटकम बताओ कि फाइनली आपके करने से आउटकम क्या निकला। इस रूप में जब हम आउटकम देखने जाते हैं तो ये तो बात ठीक है। देखो मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं टीचिंग का काम करता हूं और मैं इतना खुश हूं इस काम को करके, क्योंकि मेरे को एक बात समझ में आ गई है, आदमी बनना और आदमी बनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम। तो यदि मुझको मेरे काम के प्रति गरिमा है, मुझको मेरे काम के प्रति गर्व है और मुझको मेरे काम की उपयोगिता पता है, तो मैं क्लासरूम में बच्चे गढ़ता हूं और मैं उससे खुश हूं कि मैं मेरी जिंदगी में हजारों बच्चे गढ़ दूंगा और ये संसार बदलता हुआ दिखाई देगा। यदि बहुत बढ़िया सूत्र है, स्व मूल्यांकन है तो पर मूल्यांकन नहीं है, पर मूल्यांकन है तो स्व मूल्यांकन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मैं स्व मूल्यांकन के लिए योग्य नहीं हूं। सेल्फ असेसमेंट, मैं सेल्फ असेसमेंट करने के लिए योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं पर मूल्यांकन से प्रभावित होता हूं। लोग किसको बड़ा मानते हैं, मैं भी उसको बड़ा मानता हूं। मुझको अपने में पता नहीं है, या अपने में मेरे पास वो असेसमेंट नहीं है कि सही अर्थों में बड़प्पन क्या होता है और बड़ा क्या होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप आईएएस बन के कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाए, लेकिन आईपीएस बन के भी कुछ अच्छा परफॉर्म किया ही जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो भी जगह हमको मिली, ये तो अब अलग अलग चॉइस हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रिजाइन करके कुछ और ही करें। जरूरी नहीं है कि आईएएस बन के ही कुछ करेंगे। अल्टीमेटली तो हमारे पास आदमी के पास ही जाना है, चाहे ऑफिस में काम करें, चाहे गांव के साथ काम करें या देश के साथ काम करें। तो जब तक मेरे पास वो विजन नहीं है, तो चाहे मैं आईएएस बन जाऊं, चाहे मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं, चाहे मैं सीएम बन जाऊं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एज ए पर्सन फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पोर्टफोलियो के साथ हो। यदि कोई विजन, तो सारा पद इस बात के लिए है कि किसी विजन को ट्रांसलेट करने की अपॉर्चुनिटी है। एक टीचर के पास भी वो अपॉर्चुनिटी है, एक प्रिंसिपल के पास भी वो अपॉर्चुनिटी है। और यदि विजन नहीं है, टाइम पास हो जाता है, लोग आपसे नाराज परेशान रहते हैं, आप लोगों से नाराज परेशान रहते हैं, बात तो वो नहीं बनती है जिसका हमको इंतजार था, और एक दिन रिटायर हो जाते हो और आप अकेले हो जाते हो। तो अब ये क्लैरिटी बनती है, कोई कोई चीज का बहुत अंदर से वो होता है, क्या बोलेंगे, कॉलिंग, कि मेरे को यही करना है, वो उसको पा लेता है आगे पीछे। तो आपके पास आईएएस के लिए कॉलिंग था तो आपने अपनी कॉलिंग को पा लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि बाय द वे नहीं भी होता है और मेरे पास एक विजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल गोल क्या है। हम कुछ भी करें, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु स्वानुशासन है, कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु
स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है किसी देश में, किसी समाज में, है ना, किसी जगह में सभी लोग समाधान के साथ में हो जाएं, सभी परिवार समृद्धि के साथ में हो जाएं, है ना। और ये अल्टीमेटली यही मानव लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य के लिए मैं आईपीएस हो सकता हूं, आईएएस हो सकता हूं, टीचर हो सकता हूं, इंजीनियर हो सकता हूं, डॉक्टर, हम सब एक ही लक्ष्य को कैटर कर रहे हैं। एक माँ भी जो अपने घर में परिवार को संभालते हुए अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे रही है, वो भी इसी लक्ष्य को कैटर कर रही है। तो हमारी सारी उड़ान, मैंने कहा कि यदि हमारे पास स्व मूल्यांकन नहीं है, सेल्फ असेसमेंट नहीं है, तो बाहर जो मापदंड समाज ने बनाए हैं जो कि अधूरे हो सकते हैं, उन मापदंडों के आधार पे जब मैं अपने आप को जज करने जाता हूं तो मैं परेशान भी हो सकता हूं, है ना, होऊंगा ही, क्योंकि वो मापदंड अधूरे हैं। मैं उनको स्वीकार भी लेता हूं तो मेरे को अंदर से तृप्ति नहीं देते हैं, मेरे भीतर की तृप्ति मुझको नहीं मिलती। एक तो बात ये समझ में आ गया कि फिर रोल महत्वपूर्ण नहीं है, रोल से डिलीवर क्या करूंगा ये महत्वपूर्ण है। फिर उसमें जो जीने वाला भाग है वो तो मल्टीप्लाई होगा ही। रोल हमारे अलग अलग हो सकते हैं, टीचिंग का, केमिस्ट्री पढ़ाऊं कि फिजिक्स पढ़ाऊं। मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊं कि हिटलर ने एक समय में अच्छी काम किया था, बोले पूरे देश को युद्ध पढ़ाओ। हिटलर के जमाने में हिटलर ने क्या किया कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को बुला के बोला कि मेरे को पूरे देश को युद्ध के लिए तैयार करना है, तो एजुकेशन में युद्ध पढ़ाओ। बोले एजुकेशन में युद्ध कैसे पढ़ाएंगे? तो एक मिसाइल 100 आदमी को मारेगी तो 4 मिसाइल कितने आदमी को मारेगी? मैथमेटिक्स में युद्ध, साहित्य में युद्ध पढ़ाओ, मैथमेटिक्स में युद्ध पढ़ाओ, सब जगह केवल युद्ध पढ़ाओ। यदि सब जगह युद्ध पढ़ाया जा सकता है तो हर सब्जेक्ट से मानवीयता भी पढ़ाई जा सकती है। दृष्टि की बात, योग्यता की बात। तो यहां ये निकल के आया, तो फिर ये निकल के आया कि किसके लिए, पता चला मन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, मेरा परिवार व्यवस्थित हो, समाज व्यवस्थित हो। अब बताइए, पहले की तुलना में महत्वाकांक्षा, अब आपके उस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं जो आपने कहा कि अकर्मण्य ना हो जाए। अब बताइए, सूत्र यह है कि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है। और उपयोगिता क्या है? लक्ष्य के अर्थ में मेरी भागीदारी मेरी उपयोगिता है। और लक्ष्य क्या है? हर मानव समझदार हो जाए, समाधानित हो जाए, हर परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, समाज भय से मुक्त हो जाए, प्रकृति में संतुलन सुनिश्चित हो जाए। इससे बड़ा कोई काम है नहीं, इससे कम में चलेगा नहीं। इस काम के लिए मैं, इस लक्ष्य के लिए मैं अपने महत्व को पहचानता हूं, मेरी उपयोगिता को, मेरी भूमिका को, मेरे पार्टिसिपेशन को उसमें इन्वेस्ट करता हूं। पहले की तुलना में महत्वाकांक्षा बढ़ी है कि घटी है? बहुत बढ़ गई। मैं ये कहता हूं कि कंटेंट की क्लैरिटी होना मुख्य बात है। लैंग्वेज के बैरियर, तो लोग सभी लैंग्वेज को जानने वाले उपलब्ध ही हैं, बाकी सारा काम हो जाएगा। तो हमारी महत्वाकांक्षा कम हुई कि बढ़ी? तो पहली बार ये पता चला कि महत्वाकांक्षा क्या हो सकती है और कितनी विशाल हो सकती है। पहले लगता था कि धन और पद के बिना कुछ नहीं हो सकता है, अब समझ में आया कि विचार की ताकत वो है ना, जो पूरे धन और पद के साथ मिलके चल सकती है, और सब कंधे से कंधा मिला के हम और बेहतर काम कर। तो ना तो महत्वाकांक्षा कम होने वाली है, ना आदमी अकर्मण्य होने वाला है, और ना सिचुएशनल प्रॉब्लम आने वाली है। फिर आपको पता चलेगा आपकी तृप्ति की जगह अभी क्या थी। अभी तृप्ति की जगह यह है कि कौन सा पे कमीशन मिलेगा। तो कोई पे कमीशन हमारी तृप्ति का आधार है, कोई पद हमारी तृप्ति का आधार है, उसमें कोई प्रमोशन हमारी तृप्ति का आधार है। मैंने डिलीवर क्या किया, इसका मूल्यांकन कहाँ है? ये तृप्ति के आधार नहीं है। ये सब अहंकार को, फाइनली अहंकार में जाके जुड़ते हैं और फाइनली एक दिन अहंकार ताश के पत्ते की तरह गिर जाता है। ये कंटेंट के साथ पहली बार काम ये होता है, वो डिलीवरी होने लगती है। डिलीवरी क्या होने लगती है? आदमी कैसे काम करता है ये समझ में आ जाता है। आदमी, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, एक किसी कॉलेज में 1000 जवान बच्चे हैं, और वो कहे कि कॉलेज मेरे लिए प्रॉब्लम है। यार 1000 सक्षम हाथ तुम्हारे पास हैं, तो कॉलेज के उठा के ले जाएं सर पे। आपको लोगों के साथ काम करना नहीं आता है। कंप्यूटर हमको समझ में आ गया तो कंप्यूटर से हमने कितना सारा काम कर दिया। आदमी हमको समझ में नहीं आया तो आदमी हमारे लिए हेडेक बना हुआ है, हम दूसरों के लिए हेडेक बने हुए हैं, क्योंकि आदमी नाम की मशीन हमको समझ में नहीं आई। हम अपने घर में सारे कर्म क्यों कर रहे हैं? हमारा घर व्यवस्थित हो जाए।
हम स्कूल में सारे कर्म क्यों कर रहे हैं? हमारा स्कूल व्यवस्थित हो जाए। हम सरकार में सारे कर्म क्यों कर रहे हैं? हमारी सरकार व्यवस्थित हो जाए। तो हर जगह तो हम व्यवस्था ही चाहते हैं ना। व्यवस्था का मतलब क्या है? मानव में समाधान होने से मानव व्यवस्थित होता है, परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त या समाधान समृद्धि होने से परिवार व्यवस्थित होता है, भयमुक्त होने से समाज व्यवस्थित होता है, प्रकृति में संतुलन होने से प्रकृति व्यवस्थित होती है। इससे ज्यादा होता नहीं है, इससे कम में चलता नहीं है। स्वयं का मैनिफेस्टेशन स्वराज्य है। एक मानव जैसा मैनिफेस्ट होता है, वो जैसा जिएगा समाज में, खुशबू फैलेगी नहीं फैलेगी? वो जो खुशबू फैलती है उसका नाम स्वराज्य है। क्या स्वराज्य है? सब खुश है, कोई गिला नहीं, शिकायत नहीं। क्या प्रकृति अपने आप में पूर्ण, ना खाने की कमी, ना प्रकाश की कमी, ना मिट्टी की कमी, ना मिनरल की कमी, ना मेटल की कमी। हम रोना गाना कर रहे हैं। इस देश में जहां इतना सब कुछ बढ़िया अवेलेबल है, वहां बेरोजगारी का कोई मतलब ही नहीं है। हम मानसिक रूप से बेरोजगार। स्वीकृति किसके साथ है? नियम के साथ। मेरे को नियम समझ में आ गया तो नियम का मैनिफेस्टेशन कैसा होगा, तो दूसरे मानव को भी समझ में आएगा, तो वो भी खुश रहेगा। और उस नियम को समझ के ही मैं नेचर के साथ काम करूंगा तो नेचर में बैलेंस रहेगा। उस नियम को समझ के ही मैं अपनी आवश्यकताओं को पहचानूंगा, उसको आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली वो नियम का मैनिफेस्टेशन ही मानव में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में भय से मुक्ति और प्रकृति में संतुलन, उसका मैनिफेस्टेशन ही ऐसा जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज की स्थिति अगर हम बात करें तो क्या प्रकृति में संतुलन है? हम ही कह रहे हैं, देखो मौसम बदल गया, तमाम ग्लोबल वार्मिंग, और तो दैट मीन्स कि अभी नहीं है। सीधे सीधे भाई देखो, ये ग्लोबल वार्मिंग अविकसित देशों के कारण है कि विकसित देशों के कारण है? पढ़े लिखे लोगों के कारण है कि अनपढ़ लोग के कारण है? पढ़े लिखे में भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड के कारण है कि BA MA के कारण है? ठीक हो गया। अब इनको विकसित कहें कि अविकसित कहें? तो यदि सही अर्थों में देखोगे तो पूरी एजुकेशन पूरी होने के बावजूद, सब कुछ हाईएस्ट एजुकेशन पूरा होने के बावजूद, ना हमको मानव के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना हमको नेचर के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आ रहा है। सबका शोषण करके GDP कैसे बढ़ाएं और कुल मिला के सुविधा कैसे बढ़े और सुविधा में कैसे आगे बढ़ जाएं, इतना काम हो रहा है। तो संबंध तो बिल्कुल इसमें गायब है, संबंध टोटली गायब है। इसलिए पूरी एजुकेशन को हम ये कह रहे हैं कि पूरी एजुकेशन लॉजिक और मेमोरी बेस्ड है। पूरी एजुकेशन स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके होने के पर्पस को नहीं छू पा रहा है। पर्पस को नहीं छू पा रहा है तो मानव का पर्पस भी मिसिंग है, तमाम जो कुछ भी है उसका पर्पस भी, पर्पस आपस में एक दूसरे को रिलेट करता है, इसलिए संबंध मिसिंग है। इसलिए आप देख लीजिए, पूरी एजुकेशन हमको इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले जाती है ना। मैं, मेरी सैलरी, मेरा पैसा, मेरा अकाउंट, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरी दुनिया, है ना। और मेरे को पैसे के साथ जीने का विश्वास है, सुविधाओं के साथ जीने का विश्वास है, मशीन के साथ जीने का विश्वास है, आदमी के साथ नहीं चला जा सकता है। लगभग हम यहां पहुंच रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग, दो ही समस्याएं, और जो गर्म होगा वो बिखर जाएगा, बिखर ही रहा है। तो इस पार्ट को, एक पार्ट हमने एड्रेस कर दिया, सुविधा वाला पार्ट हमने एड्रेस कर दिया, सुविधा के साथ साथ संबंध वाला पार्ट एड्रेस कर देंगे तो ये अपने आप में पूरा कनेक्ट हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं ताकि हमने ये पूरा कर लिया इसलिए। तो इसका मतलब ये आया कि स्वीकृति बराबर सुख, स्वीकृति सुख की निरंतरता तो स्वीकृति की निरंतरता। इसका मतलब ये हो गया कि स्वीकृति किसके लिए? व्यवस्था के लिए। इसका मतलब सुख कहां से आएगा? हम सुखी कैसे होंगे? व्यवस्था को कौन लाएगा? जिसको समझ होगी, है ना, जिसको समझ होगी। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति, जैसे मैकेनिक क्या चीज है? जो कार की व्यवस्था को समझता है। डॉक्टर क्या चीज है? जो शरीर की व्यवस्था को समझता है ना। एक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट मन की व्यवस्था को समझने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब है, यदि मैं सुखी होना चाहता हूं तो मेरे को व्यवस्था को सभी आयाम में व्यवस्था को समझना होगा। तो बेसिकली व्यवस्था को समझना, समझ में आने का प्रमाण है कि जीना
जीने में आने का प्रमाण है कि दूसरे के समझने में भी सहयोगी हो पाना। जो चीज मेरे पास है मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरे पास होने का प्रमाण है ना। तो समझना, जीना, समझाना, मैं समझ पाता हूं तो जी पाता हूं, जी पाता हूं तो दूसरे को मल्टीप्लाई कर पाता हूं। तो मैं व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना, इसका नाम, ये मेरे सुखी होने का रास्ता है, इसी को बोल रहे हैं समाधान। इसका मतलब डेरिवेशन निकला कि समाधान बराबर सुख और समस्या बराबर दुख। सारा खेल मात्र इतना है, समस्या बराबर दुख है और समाधान बराबर सुख है। तो हर आयाम में बाय एजुकेशन मुझको समाधान उपलब्ध हो जाए, इसका नाम जिंदगी है, इसका नाम खुशी।